हेलो गाइस। इस वीडियो में हमारी जो बंदरों की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका आज क्लास 9th का पार्ट 3 है। थर्ड चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी हैं। 30 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सकता। तो जो तत्व होता है उसकी मेन डेफिनेशन यही होती है कि उसे हम सरलीकृत नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी इत्यादि जो होते हैं इनको हम सरलीकृत नहीं कर सकते। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन में आ सकती है इस प्रकार से कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता तो उसे परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। तो दो या 2 से अधिक परमाणु के समूह जो रासायनिक बंधन से एक दूसरे से बंधे होते हैं उससे क्या कहते हैं? हम अणु कहते हैं। जैसे O2, H2N2, H2O, CO2, MgCl2 ये जो हैं अणु कहलाते हैं। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, CO2, NH3, BrCl2, CH4। तो अणु जो है वो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? यौगिक। किसी तत्व के सबसे छोटे कण जो परमाणु कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C और मैग्नीशियम के परमाणु Mg। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी इसी में इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। तो द्रव्यमान जो होता है वह संरक्षित रहता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहलाता है? तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होते हैं। तो दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो हैं एवं रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगर समान है तो वो निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। अगर भिन्न है तो ये परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? कि परमाणु द्रव्यमान में सबसे अधिक विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। तो प्रत्येक जो तत्व होता है उसका एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो किसी तत्व के सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। जो कार्बन होता है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है और उसका 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। जैसे इससे हाइड्रोजन का आराम से निकल जाता है तो उसी प्रकार से हम अन्य तत्वों का निकाल सकते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व के या यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व या यौगिक का जो अणु होता है वो उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्मों को उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो या तो एक ही तत्व के हो सकते हैं या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक गैसीय तत्वों के अणु के उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे He है तो ये हीलियम-2 हो जाएगा। 2 परमाणु हीलियम के ही आपस में संयोग करके अणु बना लेते हैं, अतः ये एक परमाणु होते हैं क्योंकि इसमें एक ही परमाणु है। क्योंकि उत्कृष्ट गैसें भी किसी तत्व या यहाँ तक कि खुद भी संयोजन नहीं करती हैं। तो जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो अन्य तत्वों से बहुत ही नामात्र को जो है संयोजन करती है। जैसे जिनोन है, जिनोन ने अपने 2-3 तत्व अणु बनाए हैं, जबकि अन्य जो है वो खुद के परमाणु से ही संयोग करती है। जैसे H है, H2 हो गया, सॉरी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडान है। तो ये जो है उत्कृष्ट गैसें हैं तो ये अपने परमाणु से ही जो है संयोग करके अणु बनाती हैं। ये अन्य तत्वों से नहीं बनाती क्योंकि जो इनका अष्टक होता है वो लास्ट में फिल होता है। इनके अष्टक में 8 परमाणु होते हैं इसलिए ये कम क्रियाशील होती हैं। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी अणु की परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है तो O के नीचे 2 है तो परमाणुकता होगी इसकी। जबकि फास्फोरस के अणु के P4 है तो इसकी परमाणुकता क्या हो गई?
4 हो गई। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्वितीय परमाणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 है। तो ये ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला के जो क्या बना लेते हैं, जैसे जल इसमें बन गया। अगला है हमारा, वह अणु जो 3 परमाणु से मिलकर बना होता है वो त्रिपरमाणु कहलाता है। जैसे ओजोन O3 होता है तो त्रिपरमाणु का अणु हो गया। किसी तत्व के अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं तो वो चतुर्परमाणु कहलाता है। जैसे फास्फोरस P4 हो गया। किसी तत्व के अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक होती है तो वो बहुपरमाणु कहलाता है। जैसे सल्फर S8 हो गया। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर संख्या में होते हैं। प्रोटॉन इजिकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन में हम न्यूट्रॉन जोड़ दें तो हमारा जो है परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। अगर प्रोटॉन की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दें तो वो परमाणु द्रव्यमान हमारा आ जाता है। शुरू में प्रोटॉन प्लस जो न्यूट्रॉन है वो बराबर चलते आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाती है, तो वहाँ पे द्रव्यमान संख्या में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अकेरिया गैस को छोड़कर सभी परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होती हैं। तो अकेरिया गैस जो होती है उनके परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो स्थायी इसलिए होती है क्योंकि वो कम संयोजन करते हैं अन्य तत्वों से। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकती, तो वो है परमाणु। परमाणु अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे उससे, जैसे CO2 है तो इससे C ने O से जो है साझेदारी कर ली इलेक्ट्रॉनों की, इस प्रकार से साझेदारी कर लेते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। तो आयन जो होते हैं ये सर्किलर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी भी कर लेते हैं, तो इसलिए विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयन यौगिकों में पहला तत्व जो होता है वो मेटल होता है, जो धनायन होता है। जो दूसरा नॉन मेटल होता है वो ऋणायन होता है। मोल एक प्रकार बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है जिसमें किसी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या होती है। तो ये 6.022 गुणा 10⁻23 है। ये 10⁻23 है। तो इसका 1 मोल का बराबर होता है। मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। तो ये 1 मोल की डेफिनेशन है, इसको भी अच्छे से आप याद कर लें। कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम द्रव्यमान के। किसी पदार्थ के 1 मोल में कण कौन कौन से, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो इसका मान कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 6.022 गुणा 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। तो इसको आप अच्छे से याद रखें। किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो ये हमारा जो था 3rd चैप्टर था। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हैं हमारे, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें हमें क्या दिखाना है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो अभिकारक हैं हमारे सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल, इनका द्रव्यमान कितना है, 5.3 ग्राम और 6 ग्राम। तो कितना आ गया हमारा कुल अभिकारक का, 11.3। तो अभिकारक जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है कंप्लीट और बाद में जो हमारा पदार्थ बनता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक का कितना है हमारा 11.3। अब उत्पाद का देखें तो सोडियम एथेनोइक बराबर CO2 का द्रव्यमान बराबर जल का द्रव्यमान कितना आ गया हमारा 8.2, 2.2 प्लस 0.9। तो ये तीनों का क्रम से द्रव्यमान आ गया। तो ये भी 11.3 के बराबर है। तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो जो अगर हमारी रिएक्शन है जल की तो H2 + O होता है तो H2O हो जाता है, जबकि इसमें हमने 2 परमाणु लिए हैं तो 2H2 + O2 तो 2H2O इसमें हो गया। तो H का जो द्रव्यमान 1 हो गया, तो जो हमारा 2H2 है तो 4 परमाणु तो 4 ग्राम हो गया इसका
जबकि O का 16 होता है, तो 16 दूनी 32 ग्राम हो गया। तो इनका रेशियो कितना आया, 4 इकाना 4, 4 अट्ठे 32। तो 1:8 के अनुपात में ये हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी आवश्यकता पड़ रही है ऑक्सीजन की, 8 ग्राम की। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी पड़ेगी, तो 8 या 24 ग्राम की आवश्यकता इसमें हमें पड़ेगी। आगे हम इनके थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का हमारा जो होता है वो CaCl2 हो गया। कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 हो गया। इसमें हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जो रिएक्शन करके हमारा जो सूत्र आता है वो किस प्रकार से आता है। Mg की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 2+ हो गई, Cl की -1 हो गई। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, तो Mg इस तरीके से और 2 इसके साथ ले लेते हैं। तो Mg इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और Cl के साथ हम 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगला इसी प्रकार से Ca के साथ देख लेते हैं। Ca की 2+ होती है, Cl की -1 होती है। तो CaCl2 हमारा इस प्रकार से ये बन जाएगा। इस प्रकार से आप सारे देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना जो होता है वो CaO होता है। तो CaO विद्यमान तत्व में कैल्शियम ऑक्सीजन होती है। ये जो फॉर्मूला है वो बिना बुझे हुए चूने का है। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका फॉर्मूला CaO होता है। इसमें जब हम जल डाल देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 जो है, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन होती है। जबकि पोटेशियम सल्फेट जो होती है वो K2SO4 होती है। तो ये इस प्रकार से है। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो एथाइन का निकालना है हमें, C2H2 का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो C2H2 का हम इस प्रकार देखेंगे। C जो है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और कितने परमाणु में, 2 हैं, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई में 12 प्लस H2 कितना है, तो H का होता है परमाणु द्रव्यमान 1। कितने परमाणु हैं, 2 हैं। तो 2 से 12 को मल्टीप्लाई किया 24, और 2 ही करना 2, तो 24 2 26 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ गया। इस प्रकार हम सल्फर का देखेंगे तो 8 मल्टीप्लाई S का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, तो 256 ग्राम आ गया। इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये सारे इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्सीजन O2 के रूप में होती है। तो O का 16 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई में 2, तो 32 ग्राम आ गया। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल हो गए, 1/32 मोल हो गए। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 12/32 0.375, क्योंकि हमें 12 ग्राम ऑक्सीजन में निकालना था। हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में दिया है। जबकि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में 1 मोल आ रहा है। तो 12 में निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस का निकाला, तो 1/32 हो गया। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस के लिए 12/32 हो गया। तो इस प्रकार से हम अन्य प्रश्न भी हम कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं। तो ये आज हमारा जो 3rd चैप्टर था, हमारा 9th NCERT चैप्टर जो 3rd था वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम इसी क्रम में जो है पूरी NCERT 9th क्लास की, उसके बाद 10th क्लास की कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें।